हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक सिंह आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम कुछ दिनों से एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज उसी चैप्टर का समापन होगा, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज निर्धनता एक चुनौती से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान किया जाएगा, सभी का उत्तर बताया जाएगा आप लोगों को। अगला टॉपिक है हम लोगों का भावी चुनौतियां, यानी निर्धनता से हम लोगों के लिए कौन कौन सी भविष्य में चुनौतियां हैं, किस चुनौतियों से यदि हम निपटेंगे तब हमारी निर्धनता दूर हो सकती है। आइए उसके बारे में अध्ययन करते हैं। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है। इन सभी लेखों को पढ़ने के बाद, जैसा कि ऊपर के अति महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने पढ़ा है, जो नोट्स बनाने और परीक्षा में पूछे जाने की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो भारत में अगर पहले की अपेक्षा यानी 1947-50 की अपेक्षा अगर अब कंपैरिजन किया जाए तो निर्धनता में काफ़ी गिरावट आई है, काफ़ी निर्धनता दूर हुई है। उसका कारण के बारे में हमने पढ़ा कि अनेक प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा लाई गईं, जिससे कि लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का क्रियान्वयन हुआ, जिससे कि उनकी जो गरीबी थी, जो निर्धनता थी, वह धीरे धीरे दूर हुई। लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। इतना प्रगति हुआ है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि भारत में सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं, शहरी क्षेत्र में भी निर्धनता व्याप्त है। और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में जो निर्धनता है उसमें क्या है, समानता नहीं है, असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। जो सामाजिक रूप से मजबूत हैं या कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो निर्धनता के प्रति बहुत बुरी तरीके से असुरक्षित हैं। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। ऐसी उम्मीद है कि आने वाला 10 से 15 वर्ष भारत में जो निर्धनता व्याप्त है उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। और जब निर्धनता नहीं रहेगी तो उससे क्या क्या होगा कि देश का विकास होगा, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, लोगों की शिक्षाएं उत्तम होंगी, जिससे कि वो देश की प्रगति में, देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी अपनी भूमिका निभाएंगे। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनीन निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। अगर इसको दूर करना है तो सबसे पहले क्या करना है कि जो आर्थिक गति है, आर्थिक समृद्धि की जो गति है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और जो सभी लोगों के लिए जो निःशुल्क रूप से शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, जिनका मुख्य सोर्स ही निःशुल्क शिक्षा है, उनकी प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाए। जो जनसंख्या पॉपुलेशन रेट है जो इंक्रीज हो रही है प्रतिदिन, उस रेट को कम किया जाए। जब तक पॉपुलेशन में यानी जनसंख्या में हम कंट्रोल नहीं लाएंगे, तब तक ये हमारे लिए निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़ी रहेगी। तो इसको तो दूर करना ही पड़ेगा। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। अभी जो निर्धनता की एक आधिकारिक परिभाषा है कि प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय इतनी होनी चाहिए, तब आपको माना जाएगा कि आप निर्धनता की श्रेणी में हैं या इससे ऊपर हैं। तो ये जो सिर्फ केवल एक सीमित भाग पर है, यह अलग होना चाहिए, क्योंकि निर्धनता, हमने पढ़ा कि निर्धनता सिर्फ पैसे की कमी होना ही नहीं है।
अगर हमारे पास उचित शिक्षा नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं हम अपने परिवार को, तब भी ये निर्धनता कही जाएगी। रहने को आवास नहीं, खाने को भोजन नहीं, ये सब निर्धनता में ही आएगा। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। यानी सिर्फ शिक्षा ही ना हो, स्वास्थ्य ही ना हो, सिर्फ यदि आदमी पैसा नहीं कमा पा रहा है, पैसे का अर्जन नहीं कर पा रहा है, तो यहीं तक निर्धनता को लिमिट कर देना चाहिए, सीमित कर देना चाहिए। यही लिमिटेशन होना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों। ऐसा हो सकता है कि मान लो किसी के पास भोजन नहीं है, पैसा नहीं है, तो पैसा कमाएगा, भोजन की व्यवस्था करेगा। लेकिन सिर्फ यहीं तक ही उसकी जिम्मेदारी नहीं रुक जाती। उसकी जिम्मेदारी जब और आगे बढ़ती है तो क्या लेकर के आती है कि उसके लिए उचित शिक्षा है कि नहीं है, घर है या नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है, रोजगार की या सुरक्षा है या आत्मविश्वास है, या जो हमारे समाज में जाति भेदभाव है इससे वो मुक्त है कि नहीं है। अभी जो बाल श्रम पे बल दिया जा रहा है, बाल श्रम की जो प्रथा है, अभी तो काफ़ी कंट्रोल लाया गया है, ये नियंत्रण में है कि नहीं है, इसकी सिचुएशंस क्या है। तो इन सब पे ध्यान देने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज हम सोच लें और 1-2 साल इसके लिए हम कटिबद्ध हो जाएं कि 1-2 साल में दूर हो जाएगा, फिर उसके आगे निर्धनता नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाला कंटिन्यूअस जो है, यानी कि गतिशील लक्ष्य है। ये होप है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सिर्फ आय के संबंध में बता रहे हैं। अब बाकी अभी स्वास्थ्य सेवा हुआ, शिक्षा हुआ, रोजगार हुआ, सुरक्षा हुआ, लैंगिक समता हुई, ये सब अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और बहुत बड़ा वर्क होगा ये सब दूर करना। अभी तो जो 10 साल तक की उम्मीद है वो यही है कि जो आर्थिक रूप से है उसको दूर किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये जो चुनौतियां हैं इसके बारे में हमने अध्ययन किया कि निर्धनता का उन्मूलन हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए हमको सभी स्तर पर, जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा और उसके लिए जो योजनाएं हैं जो आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एकदम कटिबद्ध होना पड़ेगा, तभी हम इसको दूर कर सकेंगे और पॉपुलेशन कंट्रोल पर अपना कानून बने या उसकी रेट कम हो, जिससे कि क्योंकि संसाधन तो सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, तो इस बीच ऐसा सीमित संसाधन से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आगे है सारांश। सारांश में वही कि हमने क्या क्या पढ़ा इस अध्याय में और क्या क्या सीखा है। तो आइए जो आपने सीखा है आज उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। जैसा कि अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न आपका है कि भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि निर्धनता का आकलन के बारे में मैंने बताया ही था कि निर्धनता तो बहुत बड़ी समस्या है ही, लेकिन इसको हम कैसे जांच करें, कैसे हम जानें कि हाँ निर्धनता व्याप्त है। आइए इसका आंसर लिखते हैं। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण या आकलन निम्न प्रकार से होता है। इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है। लिखिए, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला,
भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार करके किया जाता है। दूसरा, इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। थर्ड है, ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपए प्रति माह तथा शहरी क्षेत्र में 454 रुपए प्रति माह का निर्धारण किया गया है। चौथा है, कैलोरी आवश्यकता, हेडिंग डाल दीजिएगा। अब इसके आगे लिखना है, ग्रामीण क्षेत्रों में 24,000 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 21,000 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का निर्धारण किया गया है। तो ये 4 स्टेप हैं जिनके चलते हम भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? जैसा कि आप लोगों को मैंने अध्ययन कराया इस अध्याय में, तो आप लोगों ने आशा है कि अच्छे से अध्ययन किया होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आकर के इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइएगा। यदि नहीं पता रहेगा तो मैं बता। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। यानी कि इंडिया में जो 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियां हैं उस पर एक लेख लिखना है, डिस्कस करना है। आइए इसका आंसर मैं बता देता हूं आप लोगों को, लिखिए अपने नोट्स में। भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1973 में लगभग 55% से वर्ष 1993 में 36% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2000 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 26% पर आ गया है। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के दशकों 1973 से 1993 ब्रैकेट में लिखिएगा इसको में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या 32 करोड़ के लगभग काफी समय तक स्थिर रही। नवीनतम अनुमान निर्धनों की संख्या में कमी लगभग 26 करोड़ उल्लेखनीय गिरावट का संकेत देते हैं। तो ये था भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों पर चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में निर्धनता में अंतरराज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये परीक्षा में पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर लिखिए। भारत के प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर पढ़ाया ही था कि सभी स्टेट का जो निर्धनता अनुपात है वह अलग अलग है। तो लिखिए आंसर में, भारत के प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। दूसरा, भारत के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। तीसरा, निर्धनता अब भी उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में एक गंभीर समस्या है। उड़ीसा और बिहार क्रमशः 47 और 43% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। चौथा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। पांचवा, इसकी तुलना में केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। छठा, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पंजाब और हरियाणा एक ऐसे स्टेट हैं कि जहां कृषि संबंधी नवीनतम तकनीकी यंत्रों का उपयोग किया जाता है और वहां की जो भी सीड्स होते हैं, जो भी बीज होते हैं, नवीन नवीन बीजों का उपयोग करके पैदावार को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरूपाए हैं। यानी ऐसी सामाजिक और आर्थिक जो ग्रुप हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है जो कि निर्धनता के प्रति एकदम निष्क्रिय हो गए हैं, निरुपाय हो गए हैं, उनके पास कोई उपाय है ही नहीं। इसका आंसर लिखिए, भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय, निरुपाय का मतलब असुरक्षित भी कह सकते हैं, सामाजिक एवं आर्थिक समूह निम्नलिखित हैं। पहला लिखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां। दूसरा लिखिए, ग्रामीण इलाकों के श्रमिक परिवार। तीसरा लिखिए, नगरीय अनियमित मजदूर परिवार। ये तीन ऐसे स्टेप हैं जो सामाजिक और आर्थिक समूह को आइडेंटिफाई करते हैं
कि ये पूरी तरीके से निरुपाय हैं या असुरक्षित हैं निर्धनता के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। भारत के जो स्टेट हैं इनमें जो निर्धनता में डिफरेंस है उसका रीजन क्या है ये बताना है। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर लिखिए। भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, यह असमानता ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के काल से ही आर्थिक विकास निम्न स्तर की रही है। सेकंड है, राज्य सरकारों द्वारा हस्तशिल्प, कृषि, घरेलू उद्योग और वस्त्र उद्योगों की उपेक्षा, यानी राज्य सरकारों के द्वारा जो इस उद्योग को, हस्तशिल्प को, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया गया, उपेक्षा की गई, यह भी अंतर्राज्यीय निर्धनता में एक प्रमुख कारण है। तीसरा लिखिए, सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। चौथा, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रकों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। पांचवा, भारत में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों जैसे असम, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। वैश्विक निर्धनता क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया ही था, आइए फिर से देख लेते हैं। आंसर लिखिए इसका, वैश्विक निर्धनता का निर्धारण विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार की जाती है। इसके अनुसार विकासशील देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता प्रतिदिन $1 से कम आय पर जीवन निर्वाह करना है। इसे अग्रलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला, वैश्विक रूप से यह अनुपात 1990 के 28% से गिरकर 2001 में 21% हो गया था। दूसरा, चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 60.6 करोड़ से घटकर 2001 में 21.2 करोड़ हो गई थी। तीसरा, दक्षिण एशिया के देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी तीव्र नहीं है। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के बावजूद निर्धनों की संख्या में थोड़ी ही कमी आई, जो 1981 में 47.5 करोड़ से घटकर 2001 में 42.8 करोड़ हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। इसके बारे में अभी हमने कल ही पढ़ा था कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सी रणनीति हैं जिससे कि निर्धनता को दूर किया जा सकता है। तो इसका लिखिए आंसर। पहला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। दूसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तीसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। चौथा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। पांचवा है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना। छठा है अंत्योदय अन्न योजना। सातवां है प्रधानमंत्री जनधन योजना इत्यादि। ऐसे ही अनेक योजनाएं हैं जो कि हमारी निर्धनता उन्मूलन को दूर कर रही हैं, यानी निर्धनता की जो समस्या हैं उसको दूर कर रही हैं, निर्धनता उन्मूलन में सहायक सिद्ध हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th का मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? लिखिए, किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा और आवास को पूरा करने के लिए आवश्यक है। अर्थात वह व्यक्ति निर्धन है जो इन जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। वह मानव निर्धनता कही जा सकती है। सेकंड है, निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है? आंसर लिखिए, महिला, बच्चे, विशेषकर लड़कियां और वृद्ध लोग निर्धनों में भी सबसे निर्धन हैं, क्योंकि इनके पास अपना आय कुछ भी नहीं होता। ये परिवार के अन्य लोगों पर डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? आंसर लिखिए इसका। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, 200 जिलों में प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। दूसरा, यह योजना 1/3 रोजगारी महिलाओं के लिए आरक्षित है। तीसरा, केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी, कर दिया है। चौथा, अगर 15 दिन के अंदर रोजगार मुहैया नहीं कराई गई तो बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। यह 2005 की जो मुख्य विशेषताएं थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की, वो थी। सो फ्रेंड्स, आज यहीं पर आपका तीसरा चैप्टर निर्धनता एक चुनौती, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, आज समाप्त हो रहा है। इन सभी टॉपिक्स पर, सभी क्वेश्चंस पर कोई भी किसी को अगर डाउट है, संदेह है, नहीं समझ में आया है, आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करिएगा। उसी कमेंट के माध्यम से हम आपकी समस्याओं से रूबरू होंगे और आपका समाधान करने के लिए रेडी हैं। सो फ्रेंड्स, अगर कोई भी डाउट्स है ज़रूर हमें बताइए। हम और हमारी पूरी टीम आपको बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रयासरत है, प्रयत्नरत है, गतिशील है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए अध्याय, नए टॉपिक, नए जोश के साथ। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।